हेलो एवरीवन, सो गाइस दिस इज़ द ओरिएंटेशन वीडियो ऑफ आवर बैच एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा कि यहाँ से हम अपने बैच को आगे कैसे लेके जाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, आप कैसे उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो ये है आपका ओरिएंटेशन वीडियो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोग को एग्जाम के बारे में एक बेसिक आइडिया दूंगा, उसके बाद हम यहाँ पे शेयर करेंगे मैक्रो प्लान कि भाई नेक्स्ट जो हमारे पास 17-18 महीने हैं उनको आपने कैसे डील करना है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे वीकली असाइनमेंट्स का क्या कंसेप्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है, वो है प्रोग्रेस ट्रैकिंग, तो वो कैसे यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद भाई टॉपर कनेक्टेड हैं तो टॉपर क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और काफ़ी सारे आपके डाउट्स आए थे कि भाई कौन कौन सी बुक्स हमको अभी बाय करनी है कि नहीं करनी है, तो ये इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सीधे स्टार्ट करते हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो प्लीज़ ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको समझते हैं, थोड़ा सा हम एग्जाम को समझते हैं, थोड़ा सिलेबस को समझते हैं बहुत ही शॉर्ट में, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि भाई जो मैंने करिकुलम डिज़ाइन किया है उसके पीछे का रीज़न क्या है ना। भाई कोई भी चीज़ करने से पहले उसको समझना होता है एंड उसके बाद उसको प्लान करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा एग्जाम पैटर्न के बारे में, हमारे सिलेबस के बारे में। तो अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आता है तो जो मैंने वीडियोस डाली हैं जैसे एग्जाम पैटर्न वाली, थोड़ा सा उनको देख लीजिएगा, थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं, देखो सबसे पहले जब भी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ना कोर सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, ये सब हमारा सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, पॉलिटी है, शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है और हिस्ट्री है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं और साथ में 2 और सब्जेक्ट्स हैं, एक तो हो गया आपका एनवायरनमेंट, ठीक है, और एक हो गया आपका साइंस एंड टेक। अब देखो सबसे पहले ना हमारा ये टारगेट होता है कि भाई हम इन सब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, क्यों टारगेट करेंगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। इनको अगर आपने कवर कर दिया सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, ये मान के चलिए कि 50% ऑफ द सिलेबस हैज़ बीन कवर्ड। ठीक है, इसके बाद अब हम थोड़ा अगर मेंस की बात करते हैं, भाई कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन मेंस में पूछे जाते हैं और मेंस में उनका अच्छा खासा वेटेज भी होता है। तो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, अगर हम GS1 की बात करते हैं तो GS1 से एक आता है आपका सोशल इश्यूज। ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा। दूसरा होता है आपका, देखो आर्ट एंड कल्चर आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे इसको मैं थोड़ा सा मेंस में लिखूंगा। एक आर्ट एंड कल्चर एक हैवी सब्जेक्ट है। उसके बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ना के बराबर आते हैं, अभी मैं उसको यहाँ पे नहीं लिखूंगा। GS2 की अगर हम बात करते हैं, एक होता है आपका GS2 में गवर्नेंस, जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही मैं लिख देता हूँ सोशल जस्टिस, जिससे भी ठीक है 2-3 क्वेश्चन देखे जाते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशन। ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशन से प्रीलिम्स में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं आपके मेंस में। ठीक है, और GS3 की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, यही लिख देता हूं, वो है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, यहां से कम 3-4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये भी एक हैवी वेट सब्जेक्ट है आपका। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जो कि आपके UPSC प्रिपरेशन में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज़ है जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी ऑप्शनल। उसको मैं यहीं पे फिट करता हूं, यहां पे लिख देते हैं, चलो ठीक है। एक ही हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब जो आपके क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, तो उन पे ज़्यादा आपको टाइम देना नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है, यहाँ पे मैं बाकी जो चीज़ें होंगी ना, जैसे रेगुलर बेस पे टेस्ट लगाना, आंसर राइटिंग, ठीक है, एससे हो गया, CSAT हो गया, और जो और भी आपके एक्स्ट्रा जैसे PYQs एक्टिविटीज़, इनको मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा यहाँ पे क्योंकि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम CSAT को भी चलो लिख ही लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना आए, और यहाँ पे चलो एसए को भी लिख ही देते हैं। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़नी है अच्छे से। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस देखा तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सबसे पहले हम टारगेट करेंगे
इन 4 सब्जेक्ट्स को, ठीक है। और अगर किसी ने इन 4 सब्जेक्ट्स में अच्छी खासी कमांड बना दी तो उसके बाद ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सेकेंडरी है, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ लिया तो गवर्नेंस सोशल जस्टिस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया तो ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और फिर सोशल इश्यूज़ में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि सबसे पहले जीएस के कोर सब्जेक्ट्स और साथ में ऑप्शनल, हम इनको पहले टारगेट करेंगे। क्योंकि देखिए जो आपका मेंस होता है 1750 मार्क्स में से, ठीक है। अब ये मान के चल लीजिए कि 1750 में से 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल ही है, ठीक है। 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल है। अब बचे आपके 1250 नंबर। 1250 में से भी ये जो आपके जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये मान के चल लीजिए कि 300-400 मार्क्स आपके इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में से आ जाएंगे, इंक्लूडिंग दीज। तो कुल मिला के बात ये हुई कि यार जो 400-500 नंबर हैं वो आते हैं फिर इन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में से। तो सबसे पहले आप उन्हीं को तो टारगेट करोगे ना, जो हैवी वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो प्रोसेस, ये चीज़ें अभी थोड़ी सी आपको प्रोसेस करने में टाइम लग रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको समझाना चाह रहा हूँ मोटा मोटा आइडिया, क्योंकि जब आगे आप चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा सिलेबस को गो थ्रू करोगे, थोड़ा एग्जाम पैटर्न को समझोगे, तब आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अगेन एससे, भाई देखो सब बोलते हैं एससे की प्रिपरेशन कैसे करें। एससे की कोई बुक लिस्ट नहीं होती है। एससे इज ऑल अबाउट नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर किसी ने अपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, ऑप्शनल पढ़ लिया, क्योंकि ऑप्शनल में भी थिंकर्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, फिलॉसफीज होती हैं, और करंट अफेयर्स पढ़ लिया, तो एससे का जो कंटेंट उसका वैसे ही रेडी हो गया है, उसको अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। सी सेट अगेन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब जरा इसको थोड़ा सा ना फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जस्ट आपको थोड़ा सा समझाने का पर्पस था कि पहले टारगेट हम इन चीज़ों को करेंगे जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, साथ में आप ऑप्शनल लेके चलोगे। उसके बाद जो हमारे ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत ही डायनेमिक इन नेचर होते हैं, तो इनको स्टार्टिंग में पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ भी लोगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे अप टू डेट रहना पड़ेगा विद द करंट अफेयर्स। तो इसलिए इनको जितना लेट आप करोगे एग्जाम के नज़दीक, उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात यह है कि कम से कम 50 से 70% तो करंट ओरिएंटेड ही है ना। तो आप कितना भी स्टैटिक पढ़ लोगे, बिना करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स अधूरे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आते हैं ये सब्जेक्ट्स। ये जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं ना, अगर मैं नाम लूँ, जैसे सोशल इश्यूज़ हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस हो गया, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये जो सारे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं मेंस के, ये आपके बड़े आराम से 2 या 3 महीने में कवर हो जाएंगे। एथिक्स एक और सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। एक एथिक्स सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके बाद हम टारगेट करेंगे, ठीक है, इमीडिएटली। यानी एथिक्स बीच का एक सब्जेक्ट हो गया है कि कोर सब्जेक्ट्स के बाद में और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनसे पहले, ठीक है। एथिक्स के बारे में आगे हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो ये हमारा एक कंसेप्ट रहेगा कि सबसे पहले उन चीज़ों को टारगेट किया जाए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उन चीज़ों पर आएंगे जो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है? बहुत सिंपल है, देखिए फिर से अगेन आपको मैं समझाता हूँ। भाई देखिए, सबसे पहले तो हम अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट्स के साथ में हम लेके चलेंगे अपना ऑप्शनल, ठीक है। जिन्होंने इस फेज में अच्छे से पढ़ाई कर ली, आपकी 50 to 60% प्रिपरेशन हो गई यूपीएससी की, ठीक है। इसके बाद आता है, ठीक है, इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे अपने रिमेनिंग 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, वो होते हैं साइंस एंड टेक, ठीक है। उसके बाद आएगा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर दी है बहुत अच्छे से, और मेंस के GS1 के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, GS2 के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, GS3 के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो भी आपने कवर कर दिए हैं अलॉन्ग विद ऑप्शनल। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे विद एथिक्स, ठीक है। देखो एथिक्स होता 250 मार्क्स का है, ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर GS सब्जेक्ट्स लेस टाइम टेकिंग है, इजी सब्जेक्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको आप ऐसे मान के चल लीजिए कि भाई अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, भाई GS1 का एग्जांपल लेते हैं। GS1 में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी है, सोशल इश्यूज़ भी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, और ये सारा है 250 मार्क्स का। ये पूरा GS1 कवर करने में आपको कम से कम 2-2.5 महीने लग सकते हैं,
अराउंड कह सकते हैं 60-70 डेज लग सकते हैं आराम से। वहीं एथिक्स की बात करते हैं, 250 मार्क्स है, ईजी है, इंटरेस्टिंग है, कोई पढ़ने वाला ढंग से पढ़ लिया 20 दिन में कवर हो जाएगा एथिक्स। तो ये है यहाँ पे नहीं कि आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद चलो ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट में। तो लास्ट में हम उन सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे जो कि सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो इसमें कम टाइम लगेगा आपको कवर करने में और उतना पैनिक होने की नीड नहीं है। यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, अगर आपने वो पढ़ लिए दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप थोड़ा सा चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। यानी कि जो स्टार्टिंग का जो टाइम रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज नॉट 1 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान प्लस 8 मंथ्स, और ये जो 8 मंथ्स हैं ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये आपके पास स्पेशल टाइम है। क्योंकि देखो, इन जनरल में अगर आपको बताऊं, बहुत सारे लोग एग्जाम से 1 साल पहले अच्छे से जमकर प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन आप लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कम से कम 17-18 महीने हैं। तो ट्रस्ट मी, आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। यहाँ से अगर किसी ने ढंग से पढ़ाई कर ली ना, तो 25 के एंड में ही आपका सिलेबस अच्छा खासा हो जाएगा। और आप में से काफ़ी सारे जो 27 में दे रहे हैं, यही प्लान फॉलो करिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टारगेट्स नहीं देंगे डेली बेसिस पे, बट हाँ मैनेजेबल रहेंगे। बट यू हैव टू बी रेगुलर, दैट्स इट। जो इंसान रेगुलर है उसको दिक्कत नहीं आएगी। आज तक उस इंसान को दिक्कत नहीं आई है जो कंसिस्टेंट रहा है, दिक्कतें उन्हीं को ही आई हैं जो रेगुलर नहीं रहे हैं, है ना भाई। आपको यहाँ पे जो चीज़ें प्रोवाइड होंगी बस आपने उसको फॉलो करना है, और वहाँ पर सारी चीज़ें आई विल बी मेंशनिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके साथ जो स्टार्टिंग में बताया था, तो बस अब सेम चीज़ें अब आप कनेक्ट कर पाओगे। फेज़ 1 में हम अपने कोर सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल को टारगेट करेंगे। क्यों करेंगे, रीज़न मैं बता चुका हूँ। फिर फेज़ 2 में हम अपने जो जीएस के रिमेनिंग कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो देखो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक है, उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोग ना एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को नहीं पढ़ते हैं, फिल्म्स के लिए भी, कि यार कौन पढ़े, इनसे कितने ही क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी से आपके 14-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, एनवायरनमेंट से भी 16-17 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर क्यों आप सिर्फ पॉलिटी पे फोकस कर रहे हो भाई, एनवायरनमेंट में तो फोकस करिए। कभी कभी इकोनॉमिक्स से 12-13 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक से 10-12 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल रहे हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक सब्जेक्ट अगर आप छोड़ोगे ना, तो आप अपने चांसेस और कम कर रहे हो सिलेक्शन के, ठीक है। फेज़ 3 में हम अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे, और फेज़ 4 में हम अपना प्रीलिम्स की फोकस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो फेज़ 1 है वो मैंने 9 मंथ्स का रखा है, लगभग 17-18 मंथ्स आपके पास टाइम है। मैं कोई यहाँ पे रश नहीं करना चाहता, ठीक है। आई वॉन्ट कि भाई हर कोई सही तरीके से टारगेट्स को फॉलो करे, प्रॉपर टाइम दे रिवीजन को, ठीक है। यहाँ पर मैं रिवीजन का भी आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। यहाँ पे हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कब रिवीजन करना है, कितना रिवीजन करना है। अलग से टाइम हम देंगे जहाँ पर कि जो टारगेट्स हैं, तो उनको जब हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे हम अलग से उसके बाद आपको एक रिवीजन का भी टाइम देंगे। बस द पॉइंट इज़ यू हैव टू फॉलो विद डिसिप्लिन, ठीक है। तो 9 मंथ्स हैं, तो ये मान के चलो कि 45 डेज से लेके 60 डेज हम एक सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि साथ में आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है। अगर सिर्फ जीएस पढ़ रहे होते तो मेरे ख्याल से 9 मंथ्स की जगह 6 मंथ्स में बड़े आराम से कवर हो चुका होता, लेकिन यहाँ पे ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, हैवी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ऐसा नहीं कि हम इसको सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे हम इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। दैट इज़ वाई 9 मंथ्स अपने में काफ़ी है, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। एक सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर प्रॉपर आपको रिवीजन का टाइम होगा, फिर सेकंड सब्जेक्ट में हम जंप करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री से, उसके बाद पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, ठीक है। साथ में आपने ऑप्शनल को लेके चलना है। डोंट वरी, जब मैं आप लोगों को वीकली टारगेट्स देना स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल को आपने कैसे मैनेज करना है विद योर जीएस। देखो, आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। देखो, आप में से मोस्टली 2 तरह के एस्पिरेंट्स हैं, जिनका ऑप्शनल फाइनलाइज हो चुका है, जिसका ऑप्शनल फाइनलाइज नहीं हुआ है। जिसका ऑप्शनल फाइनलाइज हुआ है तो वो अपना जैन-फेब से ऑप्शनल स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना। दिसंबर थोड़ा सा रहने दो, थोड़ा वो मोमेंटम गेन होने दो, तो जैन से आप अपना ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ये मान के चल लो कि अगर आप हफ्ते में 4-5 दिन टाइम देते हो ऑप्शनल को, तो मैक्स टू मैक्स 5-6 मंथ्स लगेंगे। तो अगर आप जैन से स्टार्ट करते हो
तो जून में आपका ऑप्शनल डन हो जाएगा, ठीक है। जिनका फाइनलाइज नहीं हुआ है तो आप 2-3 महीने का टाइम दे सकते हो। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ मेरी बात भी हुई है, तो मैंने आपको सजेस्ट भी किया है कि क्या क्या करना है, ऑप्शनल भी सजेस्ट किए, तो उन पे काम करिएगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप मार्च से भी स्टार्ट करते हो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पहली बता रहा हूँ। ऑप्शनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 500 नंबर मेक और ब्रेक, ठीक है। आपकी रैंक बहुत डिपेंड करती है ऑप्शनल पे। तो अगर मान लीजिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो आप मार्च से भी स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आप मैक्स टू मैक्स अगर अगस्त या चलो सितंबर या चलो अक्टूबर, वर्स्ट केस सिनेरियो भाई अक्टूबर तक तो हो ही जाएगा ना आपका ऑप्शनल। रियलिटी ये है 90% लोग जो जैसे मान लीजिए कि 26 में जो अटेम्प्ट देंगे, 25 में अपनी प्रिपरेशन करेंगे, 90% लोग अपनी प्रिपरेशन ऑप्शनल की सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट करते हैं और फेब मार्च आते आते उनका 50% ऑप्शनल भी कवर नहीं होता है। तो ट्रस्ट मी, तो यहाँ पे मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर आप में से आई एम नॉट सेइंग 100% होना चाहिए, लेकिन 70-80% भी फॉलो करोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी होगी। तो भाई क्या बुराई है, अभी दिसंबर चल रहा है, आप आराम से 2-3 महीने का टाइम लो, आई एम देयर टू सपोर्ट यू एट एवरी स्टेप। और मार्च से स्टार्ट करोगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी ऑप्शनल कवर होता है, क्या दिक्कत है, साथ में बस जीएसई तो लेके चलना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला फेज़ रहेगा। तो आपका सिर्फ एक गोल रहेगा कि भाई मुझे जीएस और ऑप्शनल इन पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स अप्रैल तक बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं अगेन इन सारी चीज़ों को वीकली टारगेट्स में क्लियर करूँगा। इसके बाद जो हमारा अगला फेज़ होगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा 9 मंथ्स हैं, उनमें प्रॉपर रिवीजन टाइम भी आपको मिला है। यहाँ पर 3 मंथ्स मैंने इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि जैसे हमारा फेज़ 1 कंप्लीट होगा उसके बाद में फिर आपको रिवीजन का टाइम दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है ना कि हम जैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक ड्यूरेशन है। ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने एक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, हो गया, इमीडिएटली दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे, ये भी हो गया जी, इमीडिएटली तीसरे सब्जेक्ट पे आएंगे एंड सो ऑन। यहाँ पे एक चीज़ मिस है, वो है रिवीजन। अगर आप ऐसे आगे बढ़ते गए और ये जो पुराना है आपने इसको ध्यान ही नहीं दिया, ये सब भूल जाओगे भाई, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ये पीछे का सब भूल चुके होंगे और लास्ट मोमेंट पे ये सब रिवीजन नहीं होगा। ये गलती नहीं करनी है। मेरा कंसेप्ट बहुत सिंपल है भाई, हम यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे हमको एग्ज़ाम देना है, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद चलो इसी से बता देता हूँ, फिर उसको रिवाइज़ करेंगे, फिर हम यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको भी रिवाइज़ करेंगे, इसको भी रिवाइज़ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे तो इन सबको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो रिवीजन पे भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बिना रिवीजन के प्रिपरेशन है ही नहीं। अगर कोई रिवीजन नहीं करेगा तो ये मान के चल लो कि आपका अटैम्प्ट फॉर श्योर शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ, बिना रिवीजन और प्रैक्टिस के प्रिपरेशन आपकी ज़ीरो है, ठीक है। एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक एक महीना भी हम देंगे, मोर देन सफिशिएंट है, बीच में अगेन रिवीजन का टाइम होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर किसी का ऑप्शनल कवर नहीं हुआ या कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है तो वो यहाँ पे कवर कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपना नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो अगेन यहाँ पर भी मैंने रिवीजन का टाइम दे रखा है और उसके बाद फिर हम एथिक्स को टाइम देंगे। एथिक्स जैसे मैंने कहा है मैक्स टू मैक्स 30 डेज़ में आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी ना कि यार यहाँ पे आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपने जो ऑप्शनल पढ़ा है उसको भी रिवाइज़ करना है, ठीक है। फिर आपने जो जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको भी रिवाइज़ करना है, थोड़ी थोड़ी आपकी आंसरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये टाइम है जहाँ पर आप सीसेट को भी स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आपको लेके चलनी है। अगेन ये जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। जो मैं आपको टारगेट्स दूंगा उनमें मैं ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको सिर्फ प्लान फॉलो करना है। बस अगर आप प्लान फॉलो कर पाए ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी, ठीक है। चलिए, एंड इसके बाद तो देखिए जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर 2025 जैन फेब मैक्स आपका पूरा सिलेबस कवर है। जो लास्ट के 3 मंथ्स होंगे, ठीक है, जो लास्ट के आपके 3 मंथ्स होंगे मार्च, अप्रैल और मई, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को टाइम देना है, दैट्स इट। कोई आंसर राइटिंग नहीं, कोई ऑप्शनल नहीं, कोई पेंडिंग चीज़ कवर नहीं करनी है, सिर्फ रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो एंड प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, ठीक है। ऑब्वियसली वहाँ पे भी आई विल बी टेलिंग यू कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। और लास्ट में देखिए थोड़ा सा कुछ एक आध और चीज़ें देखो वीकली बेसिस पे। सबसे पहले बहुत सिंपल है, आप लोगों को टारगेट मिलेगा
तो मैंने जो वेबसाइट वाली जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी, आई होप आपने देखी होगी। टारगेट आपको मिलेगा और उन्हीं टारगेट के अकॉर्डिंगली जो भी लेक्चर्स नोट्स हैं वो अपलोड होंगे, आपने उनको देखना है। जो टारगेट आपको दिया जाएगा, जैसे ही वीक कंप्लीट होगा, संडे को उन्हीं टारगेट्स पे आपको 100 MCQs का टेस्ट और 5 आंसर के क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, ठीक है। हर हफ्ते आप लोगों को एक PYQ का सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये एनालिसिस वीडियो होगा जिसमें कि PYQs को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे कि आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, एग्जाम रिलेटेड। तो 25 प्री के क्वेश्चंस होंगे और 5 मेंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये हो गया जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, और खुद से भी आप लोग थोड़ा बहुत PYQ को एनालाइज करेंगे, जो कि मैं आप लोगों को टारगेट वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट चीज़ है और मुझे मज़ा भी बहुत आता है इस चीज़ में। देखो यार, मेरा कंसेप्ट अगेन सेम ही है कि अब आई डोंट थिंक सो कि सारी चीज़ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी एंड आप लोग अपने अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर रहे हो, बट मुझे लगता है वो अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ों को थोड़ा सा अकाउंटेबल रखने के लिए वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, देखो बहुत सिंपल है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। 2 थिंग्स, ठीक है, 2 चीज़ें आपने मुझे भेजनी है। इससे क्या होगा ना यार, देखो इससे एक तो आप रेगुलर टच में रहेंगे मेरे साथ, एंड प्रिपरेशन के दौरान अगर आपको कहीं दिक्कत इशू आता है, आई एम देयर फॉर यू, और मुझे भी पता चलेगा ना कि कौन पढ़ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, जो जितनी मेहनत करेगा मैं उसके साथ दुगनी मेहनत करूंगा, लेकिन अगर कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है, ना अपने टेस्ट भेज रहा है, ना अपना रिपोर्ट भेज रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाला पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मैं फिर भी पूछता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन चल रही है, बट फिर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो देखो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, जैसे जो आप लोगों को टारगेट वीडियो, ठीक है, टारगेट दिया बेसिकली, ठीक है। मान लीजिए आपको वीक 1 का टारगेट मिला, ठीक है। मान लीजिए संडे को टारगेट डाला, मंडे टू सैटरडे आपने उस टारगेट को फॉलो किया, देन अगले संडे आप संडे को मुझे बताएंगे, ठीक है, मतलब अपनी आप रिपोर्ट भेजोगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जैसे आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है, वीक 1 रिपोर्ट, ठीक है। तो उसमें आप जो भी मैंने आपको टारगेट्स दिए होंगे, मान लीजिए GS लेक्चर्स हैं तो आप बताओगे डन, न्यूज़पेपर नोट्स के अगर टारगेट्स हैं आप मुझे बता दोगे डन, ठीक है। उसके बाद जो लेक्चर के नोट्स हैं डन, फिर जो PYQs हो गए, तो इस तरीके से जो जो टारगेट्स होंगे तो आप मुझे बता दोगे कि हफ्ते में जो टारगेट दिए थे तो मैंने कौन कौन से कवर कर लिए, ठीक है। हर हफ्ते आप मुझे अपना रिपोर्ट भेजोगे, नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है वो है टेस्ट। अगेन जैसे आप लोगों को वीक 1 के टारगेट्स मिले, ऑब्वियसली स्टार्टिंग के जो टारगेट्स होंगे वो थोड़े से एग्जाम अंडरस्टैंडिंग वाले टारगेट्स होंगे, मतलब जहाँ पे जैसे आप लोगों को GS टारगेट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री का वीक 1 का हमने टारगेट दिया, तो आपने अच्छे से टारगेट्स को फॉलो करा, अगेन संडे को टेस्ट डाला, तो जैसे ही आप टेस्ट लगाते हो, ठीक है, तो अपना स्कोर कार्ड मुझे भेजोगे, प्रीलिम्स वाला, MCQs वाला, ठीक है, अपना स्कोर कार्ड मुझे भेज दोगे, ठीक है, कि भाई ठीक है, मैंने टोटल कितने अटैम्प्ट किए, उसमें से सही कितने हुए, गलत कितने हुए, और मेरा टोटल स्कोर कितना है, तो ये आप मुझे भेजेंगे। अब देखो हर हफ्ते आप मुझे अपना जो आपके जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है आप वो भी मुझे भेज रहे हैं, आप अपने टेस्ट के नंबर भी भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आई एनालाइज देम, फिर उसके बाद मैं अपना जो भी मेरी एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सिंपल है, टेस्ट आपने OMR में लगाना है, OMR आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रास वाले ब्लॉक में OMR हम डाल देंगे, टेस्ट OMR में लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार आप रेगुलर बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन की जो भी इनसाइट्स हैं वो मेरे साथ शेयर करते रहोगे, एंड कहीं पर भी दिक्कत इशू आता है तो नंबर आपके पास है, विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो नंबर दिया है तो थोड़ा नंबर को तरीके से यूज़ करिएगा। आप वैसे बिना हेजिटेशन के मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट छोड़ सकते हो। अगर मुझे कभी लगता है ना कि सामने वाला कोई अर्जेंट इशू है, मैं खुद ही कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था कि हमारे साथ जो रैंकर जुड़े हैं तो उनके भी आप लोगों को स्टडी सेशंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा आंसर राइटिंग, ठीक है, लाइक हर सब्जेक्ट, जैसे चाहे आपका पॉलिटी है, इको हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, GS पेपर वाइज कैसे आंसर राइटिंग की हमको अप्रोच रखनी है, आंसर राइटिंग के जो टेम्पलेट्स होते हैं, जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आंसर राइटिंग का जो डर है ना वो ख़त्म हो जाए। आंसर राइटिंग की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। और भी जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि भाई मैपिंग हो गया, काफ़ी लोगों को मैपिंग में परेशानी आती है, स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनाएं, पेपर कैसे सॉल्व करें, तो इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक डाउट्स होते हैं,
ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा। देखो यार, बहुत सिंपल है, आपको बुक्स ज़्यादा बाय नहीं करनी है। बहुत लिमिटेड मैं बुक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा आप उन्हें बाय कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है बट बाय कर सकते हो, बहुत लिमिटेड, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको ज़्यादा बुक्स बाय नहीं करनी है। मैं सिर्फ 2-4 बुक्स के नाम लूँगा, अगर बाय कर सकते हो तो आप उनको बाय कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, एक जो सबसे फेवरेट होती है मेरी पॉलिटी की, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। पॉलिटी की आती है 11th क्लास की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बस वो अपने में आपको चाहिए और नहीं कुछ चाहिए। इकोनॉमिक्स में आती है अगेन 11th क्लास की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट्स इट, उसके अलावा और कोई किताब नहीं चाहिए। हिस्ट्री में सच बताऊं ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी बुक की हिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ना मुझे थोड़ा सा वो बेसिक्स पढ़ने हैं या थोड़ा मुझे एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए पढ़ना है, तो थीम्स वाली बुक आती है 12th क्लास की, थीम्स वाली, ठीक है। तो वो आप बाय कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा नहीं ज़रूरत है ना 6 to 10 की, ना 11, कुछ नहीं। ज्योग्राफी में यार देखो, ज्योग्राफी में बोलूँगा एक 6th क्लास की और 11th क्लास की दोनों, ठीक है। 11th क्लास की तो फंडामेंटल वाली होती है, आई थिंक एक फिजिकल एनवायरनमेंट होती है, और 6th क्लास की बेसिक होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना ग्लोब को समझा रखा है, बस, ठीक है। इतनी ही आपको बुक्स चाहिए एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको नहीं ज़रूरत है। इसके अलावा जो बायोलॉजी है उसके हमने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। बायोलॉजी देखो, साइंस में से बायोलॉजी है हमारी जो 12th क्लास की लास्ट 4 चैप्टर्स, वो हमने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, वो अपने में काफ़ी हैं। बाकी साइंस एंड टेक में हम कवर करेंगे। बस ये एनसीईआरटीज़ हैं अगर किसी को बुक बाय करनी है, बाकी तो जो हमारे एनसीईआरटी नोट्स हैं बस उसी पे स्टिक करिए, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो यार देखो, जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं और ऑब्वियसली आप लोगों को हमने अपनी बुक्स भी प्रोवाइड किए हैं और पहुँच जाएंगे आप लोगों के पास बुक्स, डोंट वरी। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो नहीं करनी। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे एक स्टैंडर्ड बुक साथ में रखनी है फॉर रेफरेंस, तो आप कौन कौन सी बुक रख सकते हो, कंपल्सन नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। क्योंकि आप में से काफ़ी ने कहा था कि एटलीस्ट कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रिकमेंड कर देना, सो दैट थोड़ा हम उनको अपने साथ रख लें रेफरेंस के लिए, जस्ट इन केस हमको अपनी प्रिपरेशन को और डीप ले जाना हो तो देखिए, एक तो वही आती है आपकी पॉलिटी में, ठीक है, लक्ष्मीकांत, वो आप रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए अगेन अगर आप चाहते हो तो एक नितिन सर की किताब आती है, ठीक है, नितिन सिंघानिया सर की किताब आती है, वो रख सकते हो, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए तो सिर्फ मॉडर्न के लिए जो आपकी स्पेक्ट्रम आती है, ठीक है, वो आप ठीक है रख सकते हो। एंड उसके बाद एथिक्स के लिए अगर आप चाहो तो लेक्सिकॉन रख सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। बस यही कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नहीं चाहिए वैसे, ये भी कंपल्शन नहीं है। जो हम नोट्स हैं, जो हम बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने में सफिशिएंट है, बट आप में से काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैंने ये बुक्स मेंशन कर दी हैं। पीवाईक्यूज़ के लिए सिर्फ एक प्रीलिम्स की, ठीक है, प्री की आती है और एक मेंस की, अलग अलग बुक्स आती हैं, ये मैंडेटरी है, ये आप अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी हमारे नोट्स हैं फॉर ऑल, ठीक है, जीएस, दैट्स इट। करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं बाय करना, हम आपको डेली बेस पे न्यूज़पेपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली जो डिफरेंट होंगे, जो वेबसाइट में डलते हैं, और साथ में जो हम आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इट। और भी कुछ होगा एक्स्ट्रास तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड विल प्रोवाइड यू, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ आपको बाय वो सब कुछ नहीं करना, ट्रस्ट में यार बहुत कंटेंट है, कितना इंसान पढ़ के कहाँ जाएगा, है ना भाई। सिंपल सी बात है, आज की डेट में सिर्फ कंटेंट पढ़ के एग्जाम नहीं निकाला जा सकता, आपको प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है, इन चीज़ों से निकलता है एग्जाम, है ना। सिलेबस कैन नॉट बी कवर्ड 100%, ये चीज़ आप समझ लो। अगर कोई सोच रहे भाई मैं 8-10 किताब पढ़ूंगा तो मैं सब कुछ कवर कर लूँगा, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू कवर जो सिलेबस है एज अ होल, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। डेप्थ, जो उसकी डेप्थ है उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर हेयर। जो रिमेनिंग है देखिए, अगेन जैसे मैंने कहा है मैपिंग, नो नीड टू वरी, हमारे जियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर होगा, और अलग से मैं आप लोगों को इसकी सीरीज़ भी प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल, ठीक है। आंसर राइटिंग जैसे मैंने कहा, एस्से हो गया और आंसर राइटिंग होगी, इन पे तो मेरा बहुत ही डिटेल्ड प्लान है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बहुत ही काफ़ी सारे वीडियोस मैंने प्लान कर रखे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। डाउट्स आता है जैसे मैंने कहा है, जस्ट देखो यार, अगर आपको
कोई वेबसाइट रिलेटेड डाउट है, वीडियो नहीं चल रहा है, बफर कर रहा है या डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन है, आप टीम को मैसेज कर सकते हो। टीम अवेलेबल है। जिस नंबर से आपको बिल आया होगा ना, वो टीम का नंबर है, ठीक है। 7-8 से स्टार्टिंग है, कंफ्यूज मत होना। वेबसाइट वाला को आप भूल जाइए, वेबसाइट वाला जनरल पब्लिक के लिए है। अब आपने एडमिशन ले लिया है तो सिर्फ 2 ही नंबर मेन है। एक तो टीम का है, जिससे ऑब्वियसली आपका इंटरेक्शन हुआ होगा एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। एंड सेकंड हो गया मेरा, जिससे आपकी मेरे से बात हुई थी। कोई भी डाउट होता है जस्ट लेट मी नो, ठीक है। यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम, ठीक है। स्टडी सेशंस रहेंगे बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे सेशंस जो कि मैंने बनाए हैं और आने वाले टाइम में बनाता रहूँगा। बहुत सारे हमारे यार डाउट्स होते हैं यार, है ना। छोटे छोटे डाउट्स होते हैं कि भाई मैं नोट्स बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, ठीक है। टेस्ट कैसे लगाऊँ, ठीक है। ऑप्शनल कब से कब तक कवर करूँ, कितने, ठीक है। कितने मॉक्स मेरे को लगाने चाहिए, मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है। आई नो किस तरीके के डाउट्स एस्पिरेंट्स को आते हैं रेगुलर बेसिस पे। आई विल बी मेकिंग वीडियोज़, बहुत सारी मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं और टाइम टू टाइम अपडेट हम करते रहेंगे, ठीक है। एंड सी सेट, यस, लेक्चर्स एंड नोट्स विल बी देयर। प्लान कब है? जो हमारा फेज़ 1 है ना, उसमें मैं ज़्यादा चीज़ें छूना नहीं चाहता। जब फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जब हम फेज़ 2 में आएंगे तो वहाँ पे फिर हम सी सेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ताकि वो ना क्लैरिटी रहे आप लोगों को किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ मेरा कंसेप्ट यही है कि आप लोगों को मैं वीकली टारगेट्स जो दूंगा, उन्हीं वीकली टारगेट्स में रिवीजन, प्रैक्टिस, PYQs, नोट्स, ऑप्शनल, GS, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड कि क्या कैसे करना है, कितना टाइम देना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। लास्ट में यार देखो यही बोलूँगा कि वेबसाइट देखो शेयर मत करिएगा, ठीक है। टीम थोड़ा सा सर्वेलेंस करती रहेगी, तो अगर कोई शेयर करते हुए पाया गया तो फिर टीम एक्शन लेगी, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। एंड कोई भी अगर स्टडी रिलेटेड डाउट हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड, पर्सनल डाउट्स हैं, परेशान हो, कुछ भी हो, जस्ट लेट मी नो। बाकी टेक्निकल डाउट्स हैं कि भाई वेबसाइट में चीज़ें मान लीजिए कभी बफर हो रही है या कोई चीज़ नहीं खुली, ऐसा होता नहीं है, जस्ट इन केस, ठीक है। तो आप टीम को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, और टीम की तरफ से अगर लेट रिस्पॉन्स आता है तो मुझे बताओ फिर, ठीक है। सिंपल। चलिए अब आई थिंक लास्ट में, एक तो ऑब्वियसली लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल जर्नी अहेड, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, माई एक्सपेक्टेशन, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप लोगों की भी बहुत एक्सपेक्टेशन है ना कि हमको क्या मिलेगा, क्या ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। और मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। देखो यार, मेरी सिर्फ 2 एक्सपेक्टेशन है, दैट्स इट। एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट नो वेदर यू विल बिलीव और नॉट, मेरी सिर्फ 2 एक्सपेक्टेशन है, और जिस इंसान ने ये चीज़ों को फॉलो कर लिया विद डिसिप्लिन, तो आई एम देयर फॉर यू 24/7। पहला, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। यू हैव टू बी रेगुलर। पहले ही बता रहा हूँ, जो इंसान रेगुलर बेस पे पढ़ाई नहीं करेगा या नहीं कर सकता, उसको दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग से ही दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों के पास 17-18 मंथ्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है UPSC एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। दुनिया की बातों पे मत आओ, यूट्यूब ये सब चीज़ों पे मत जाओ, ठीक है। आई एम सेइंग 18 मंथ्स होता है। अब देखो, सिलेबस कवर हो जाएगा, आप सारी चीज़ें अच्छे से करोगे तो यू विल हैव अ गुड शॉट। अब प्रिपरेशन के दौरान अगर गलती करोगे फिर तो भाई देखो 3 साल भी कम है ना। कोई सीरियसली नहीं लेगा इस प्रिपरेशन को, 3 साल भी उसके लिए कम है, पहले बोल रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो आपको टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करो अच्छे से, ठीक है। जो टारगेट्स यार मैंने बनाए हैं, जो प्लान बनाया है, ऐसे ही हवा में नहीं बनाया है। सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज किया है, अच्छे से डिस्कस किया है, तब देखा है कि हाँ एक इंसान की कितनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। क्योंकि इंडियन भाई एग्ज़ाम भी तो UPSC का है ना, और इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो उसके लिए थोड़ा सा हमको डेडिकेटेड तो रहना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। भाई अगर 5 लाख लोगों में से आई थिंक 70-80% तो IAS ही बनना है, तो 5 लाख लोगों में से अगर 180 को IAS बनना है, तो समझ लो उन 180 को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी यार। 5 lakhs में से 180 पीपल आर सेलेक्टेड, तो उन 180 में आना है, तो आप समझ लो कि भाई 180 का मतलब क्या हुआ कि जिस भी सिटी में आप हो, उस सिटी में यू हैव टू बी द बेस्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। बाकी बहुत सिंपल है, जो मैं चीज़ें आपको दूंगा आप अच्छे से फॉलो करो, एंड माई एफर्ट्स विल बी मोर, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एंड बाकी आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो,
बेशक यू कैन लेट मी नो विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। जो भी है बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। बाकी जो आपके टारगेट्स हैं, आप लोगों को आपके जो हमारा प्राइवेट चैनल है वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बस आप फॉलो करिए एंड उसके बाद डेफिनेटली शेयर विद मी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।